जैसा कि दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने जाना कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है SN1 अभिक्रिया और दूसरा होता है SN2। तो प्रीवियस वीडियो में हमने SN1 अभिक्रिया और उसकी क्रियाविधि के बारे में डिटेल से जाना। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे SN2 अभिक्रिया और उसकी क्रियाविधि के बारे में। तो वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो SN2 अभिक्रिया को हिंदी में द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और इंग्लिश में बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि यह SN2 अभिक्रिया काम कैसे करता है, यानी कि SN2 अभिक्रियाएं किस प्रकार की होती हैं और इनके लिए क्या-क्या कंडीशन है। तो आइए इसके लिए एक SN2 अभिक्रिया लेते हैं। जब हम मेथिल हैलाइड की क्रिया जलीय KOH से कराते हैं तो मेथिल अल्कोहल बनता है। तो यहाँ पर मेथिल हैलाइड के रूप में हम लेते हैं CH3Cl यानी कि मेथिल क्लोराइड। अब यहाँ पर इसकी अभिक्रिया हम किससे कराएंगे? KOH से। परंतु यहाँ पर हमें KOH का कैसा विलयन लेना है? हमें KOH का एक्वस सॉल्यूशन यानी कि जलीय विलयन लेना है। तो यहाँ पर होता क्या है, जो OH है यानी कि जो नाभिक स्नेही है वो जुड़ जाता है मेथिल ग्रुप से और बनाता है CH3OH यानी कि मेथिल अल्कोहल, और जो पोटेशियम है वो क्लोरीन के साथ जुड़कर बाई प्रोडक्ट के रूप में बनाता है KCl। तो यहाँ पर देखेंगे कि यह अभिक्रिया होती कैसे है। जब हम CH3Cl की अभिक्रिया KOH से कराते हैं तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो बनता है मेथिल अल्कोहल। तो आखिर में ये मेथिल अल्कोहल बनता कैसे है, तो इसके लिए हम रिएक्शन को देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें KOH में, तो K पर पॉजिटिव चार्ज है और OH पर निगेटिव। तो यहाँ पर हमें न्यूक्लियोफाइल कौन सा मिला? OH निगेटिव। उसी तरह अगर मेथिल क्लोराइड में देखें तो क्लोरीन पर आंशिक रूप से आपको ऋणावेश देखने को मिलेगा क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। वहीं CH3 पर आपको आंशिक धनावेश देखने को मिलेगा। तो ये जो हमारा नाभिक स्नेही है OH, वो किस पर अटैक करेगा? मेथिल ग्रुप पर, क्योंकि मेथिल ग्रुप पर आपको धन आवेशित देखने को मिलेगा। तो OH निगेटिव है तो वो हमेशा अटैक करेगा पॉजिटिव पर ही, इसलिए वो CH3 पर अटैक करता है। तो ऊपर हम देख सकते हैं आपका दिया हुआ है CH3Cl, बीच में कार्बन है। अब इस CH3Cl पर OH निगेटिव अटैक करेगा क्योंकि यह एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो अब ये OH निगेटिव अटैक करता है, लेकिन जब वो सामने से अटैक करता है तो उत्पाद नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि आप देख सकते हैं कि Cl भी एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है और दोनों ऋणात्मक है, इसलिए एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इसलिए OH सामने से अटैक नहीं कर पाता। तो जब ये सामने से अटैक नहीं कर पाता तो मेथिल अल्कोहल प्रोडक्ट के रूप में नहीं बनेगा। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि मेथिल अल्कोहल बनता है। तो ये जो OH है वो आगे से अटैक न करके पीछे से अटैक करता है। पीछे से इसलिए अटैक करता है क्योंकि पीछे से जब वो अटैक करता है तो क्लोरीन के द्वारा जो प्रतिकर्षण है वो बहुत कम से कम लगता है। तो OH निगेटिव क्लोरीन के प्रतिकर्षण से बचने के लिए पीछे से अटैक करता है। और पीछे से अटैक करने का रीज़न और भी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कार्बन पे जुड़े हुए जितने परमाणु हैं वो सभी हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन परमाणु छोटे होते हैं, जिसके कारण हाइड्रोजन परमाणु OH के अटैक का विरोध नहीं करते। अब ये जो OH निगेटिव है वो किससे जुड़ना चाहेगा? कार्बन पॉजिटिव से। तो ये जब कार्बन पॉजिटिव से जुड़ना चाहता है तो जो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं ये सभी क्या होते हैं? अव्यवस्थित हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन ऊपर हैं और 1 हाइड्रोजन नीचे है, और ये जो OH है वो इस कार्बन से बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। तो जब ये बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है तो वह अवस्था कहलाती है संक्रमण अवस्था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो संक्रमण अवस्था है उसमें ये जो बॉन्डिंग है OH की और Cl की, वो दोनों डॉट डॉट दिखाई दे रही हैं। तो डॉट डॉट इसलिए दिखाई दे रहा है कि जो OH है कार्बन से बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, और जो Cl है, Cl का जो डॉट डॉट है यहाँ पर ये जो बॉन्ड है वो टूटने की कोशिश कर रहा है। यानी कि यहाँ पर एक बॉन्ड बन रहा है और दूसरा बॉन्ड टूट रहा है। इसका रीज़न ये है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अगर OH और क्लोरीन दोनों जुड़े रहें तो कार्बन की संयोजकता यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो जैसे ही OH कार्बन के साथ जुड़ने की कोशिश करता है, वैसे ही जो Cl वाला बॉन्ड है कार्बन के साथ, वह टूटने की कोशिश करने लगता है। तो यहाँ पर बंध का बनना और बंध का टूटना दोनों साथ-साथ होता है, और यह अवस्था होती है संक्रमण अवस्था। तो कुछ देर बाद क्या होता है कि ये जो Cl बॉन्ड है वो टूट जाता है और OH बॉन्ड बन जाता है और हाइड्रोजन पीछे की ओर चले जाते हैं,
और बनता है मेथिल एल्कोहल। तो बचा हुआ जो Cl नेगेटिव है वो K पॉजिटिव के साथ जुड़कर बना देता है KCl। तो यदि हम बात करें SN2 अभिक्रिया के गुणों के बारे में, तो SN2 अभिक्रिया आप देख सकते हैं केवल एक ही चरण में कंप्लीट हो जाती है, जबकि हमने देखा था कि जो SN1 अभिक्रिया है वह 2 चरणों में होती है। क्योंकि हमने देखा था कि जो ये संक्रमण अवस्था होती है, ये अस्थायी होती है, तो थोड़ी देर के लिए यह अवस्था बनती है और तुरंत उत्पाद के रूप में अल्कोहल बन जाता है। तो इसलिए यह अभिक्रिया जो होती है वो केवल एक ही चरण में होती है। नेक्स्ट गुण ये है कि इस अभिक्रिया को हम SN2 अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो SN2 में 2 का मतलब है कि यह एक द्विअणुक रिएक्शन है। तो यदि यहाँ पर हम रासायनिक बलगतकी लगा दें, तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो देखेंगे, तो यहाँ पर कितने अणुओं के बीच टक्कर हो रहा है? 2 अणुओं के बीच टक्कर हो रहा है। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो रेट ऑफ रिएक्शन R बराबर होगा K इंटू एक्टिव मास ऑफ एल्किल हैलाइड इंटू एक्टिव मास ऑफ न्यूक्लियोफाइल यानी कि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो अभिक्रिया की वेग है, इन 2 अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि इस अभिक्रिया की कोटि कितनी है? 2 है। तो यहाँ पर इसकी आणविकता 2 है, इसलिए इसे हम बोलते हैं SN2 अभिक्रिया यानी कि द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो SN1 में हमने देखा था कि आणविकता 1 है, इसलिए उसे SN1 बोलते हैं। यहाँ पर आणविकता 2 है, इसलिए यहाँ पर बोलते हैं SN2, क्योंकि यहाँ पर 2 अणु टकरा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है विन्यास उत्क्रमण, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इसका विन्यास है वो उत्क्रमित हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये जो एल्किल हैलाइड है और जब इस पर नाभिक स्नेही अटैक करता है, तो आप देख सकते हैं कि जो एल्किल हैलाइड है उसमें जो कार्बन है उसका संकरण है sp3 संकरण और इसका जो विन्यास है वो है चतुष्फलकी विन्यास। लेकिन नाभिक स्नेही के अटैक के बाद इसका जो विन्यास है वो उल्टा हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी हाइड्रोजन है वो लेफ्ट साइड है और जो क्लोरीन है वो राइट साइड है। तो जब अभिक्रिया होती है यानी कि जब OH अटैक करता है तो वो हैलोजन को प्रतिस्थापित करता है। तो जब वो हैलोजन को प्रतिस्थापित करता है तो OH को तो राइट साइड आना था, लेकिन अभिक्रिया के बाद जब प्रोडक्ट बनता है तो जो OH है वो राइट साइड ना आकर लेफ्ट साइड आता है, जबकि हाइड्रोजन आपका लेफ्ट साइड ना होकर राइट साइड आ गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विन्यास उल्टा हो गया है, इसलिए इसे हम बोलते हैं विन्यास उत्क्रमण। तो SN2 अभिक्रिया में आपको विन्यास उत्क्रमण देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप इन दोनों में कंपेयर करके देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चतुष्फलकी विन्यास है वो बदल गया। तब जब आप इन दोनों को एक साथ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हाइड्रोजन है आपका लेफ्ट साइड है और Cl जो है राइट साइड है। लेकिन आप इस साइड देखेंगे तो OH आपको दिखेगा लेफ्ट साइड और हाइड्रोजन आपको दिखेगा राइट साइड। तो यहाँ पर विन्यास में परिवर्तन हुआ है, यानी कि विन्यास उल्टा हुआ है, इसलिए इसको हम बोलते हैं विन्यास उत्क्रमण। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेरिक प्रभाव की। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको स्टेरिक प्रभाव के बारे में बताया था और मैंने बताया था कि मैं आगे अगले पार्ट में स्टेरिक प्रभाव के बारे में बताऊंगा। तो समझते हैं कि स्टेरिक प्रभाव होता क्या है। तो SN1 अभिक्रिया में आपने देखा कि जो मेथिल ग्रुप है उस मेथिल ग्रुप से जुड़ा हुआ हैलोजन परमाणु है वह नाभिक स्नेही के अटैक का क्या करता है, प्रतिरोध करता है। तो जैसे कि ये कार्बन है, अब इस कार्बन पर NU यानी कि नाभिक स्नेही अटैक कर रहा है। तो जब इस पर ये अटैक करता है तो इस कार्बन पर जुड़े हुए जो समूह है यहाँ पर ये समूह क्या करेंगे, नाभिक स्नेही के अटैक का विरोध करेंगे और जितना ज़्यादा विरोध करेंगे उतना ही ज़्यादा स्टेरिक प्रभाव होगा। तो मैं आपको परिभाषा के रूप में बता देता हूँ कि जब भी नाभिक स्नेही चतुष्फलकी कार्बन परमाणु पर अटैक करता है तो चतुष्फलकी कार्बन परमाणु से जुड़े हुए जितने भी समूह होते हैं वो उस आक्रमण का अवरोध करते हैं और इसी घटना को हम स्टेरिक प्रभाव कहते हैं। तो आइए हमें ये समझना है कि यह स्टेरिक प्रभाव सबसे अधिक किस में होता है, प्राथमिक में होता है, द्वितीयक में होता है या फिर तृतीयक में होता है। तो इसका सिंपल सा रीज़न है कि सबसे अधिक स्टेरिक प्रभाव तृतीयक में होता है। तो मेथिल और एथिल ये दोनों प्राथमिक है, ये द्वितीयक है, ये तृतीयक है। तो प्राथमिक का एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं CH3Cl, हम शॉर्ट में इसे लिख सकते हैं CH3Cl। ठीक है, ये हमारा हो गया प्राथमिक हैलाइड। अगर वही हम बात करें द्वितीयक हैलाइड की, वही बात करें हम द्वितीयक हैलाइड के एग्जाम्पल की, तो CH3 का होल ट्वाइस CHCl। तो यहाँ पर इस कार्बन से 2 CH3 समूह जुड़े हुए हैं, इसलिए ये क्या है,
सेकेंडरी है। अब अगर हम बात करें टर्सरी की, तो इस कार्बन परमाणु पर आपको 3 CH3 समूह जुड़े हुए दिखाई देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस कार्बन पर आपको CH3 समूह 3 जुड़े हुए दिख रहे होंगे। तो शॉर्ट में हम प्राथमिक को 1 डिग्री, द्वितीयक को 2 डिग्री और तृतीयक को 3 डिग्री कहते हैं। तो यदि हम मान लेते हैं कि कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो जब वो मेथिल समूह पर अटैक करेगा तो यहाँ पर देखेंगे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और तीनों हाइड्रोजन परमाणुओं की जो आकार है वो छोटी होती है। इस यह कोई भी स्टेरिक प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाते, यानी कि ये कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं करते, जिससे कि कोई भी स्टेरिक प्रभाव उत्पन्न नहीं होता। अब यदि यह न्यूक्लियोफाइल द्वितीयक हैलाइड पर अटैक करता है, तो इस कार्बन पर आपको 2 एल्किल समूह जुड़े हुए दिखेंगे। तो यहाँ पर आप रेड कलर में आप 2 एल्किल समूह देख सकते हैं। तो ये जो 2 एल्किल समूह हैं, ये न्यूक्लियोफाइल के अटैक का ज़्यादा विरोध करेंगे। अब यदि यहाँ पर टर्सरी हैलाइड हो, तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 एल्किल समूह हैं। अब इन तीनों एल्किल समूह का जो अवरोध होगा, वो द्वितीयक से भी अधिक होगा, यानी कि यहाँ पर जब नाभिक स्नेही अटैक करेगा, तो ये तीनों मेथिल समूह सबसे अधिक क्या करेंगे? अवरोध उत्पन्न करेंगे। तो तृतीयक में जो अवरोध है, ये 3 मिलकर कर रहे हैं, जबकि द्वितीयक में 2 कर रहे हैं, जबकि प्राथमिक में कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं कर रहा है। यानी कि प्राथमिक में रुकावट सबसे कम, यानी कि स्टेरिक प्रभाव सबसे कम, जबकि द्वितीयक में उससे ज़्यादा और तृतीयक में सबसे ज़्यादा होगी। तो इस कारण ही जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है SN1 अभिक्रिया के लिए, वो सबसे अधिक होती है प्राइमरी हैलाइड के लिए, यानी कि प्राथमिक हैलाइड के लिए। उसके बाद होती है सेकेंडरी हैलाइड के लिए और सबसे कम होती है टर्सरी हैलाइड के लिए। तो आपको ये रूल याद रखनी है कि ये जो SN2 अभिक्रिया है, उसमें जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो होता है प्राइमरी हैलाइड। तो पीछे हमने जो एग्जाम्पल लिया था, वो एग्जाम्पल किसका था? प्राइमरी हैलाइड का था, यानी कि प्राथमिक हैलाइड का था। क्योंकि SN2 अभिक्रिया में जो प्राइमरी हैलाइड है, उसमें न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर पाता है, क्योंकि प्राइमरी हैलाइड में जो स्टेरिक प्रतिरोध है, यानी कि जो स्टेरिक प्रभाव है, वो सबसे कम होता है। जबकि जो टर्सरी हैलाइड है, वहाँ पर स्टेरिक प्रभाव सबसे अधिक होता है, इसलिए तृतीयक हैलाइड पर न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता। तो इस कारण ही SN2 अभिक्रियाओं के लिए जो तृतीयक हैलाइड होती हैं, वो कम अभिक्रियाशील होती हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा SN2 अभिक्रिया और उसकी क्रियाविधि, और इसके साथ-साथ हमने स्टेरिक प्रभाव के बारे में भी जाना। तो दोस्तों, अब मिलेंगे हम अगले पार्ट में, और अगले पार्ट में हम SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया में क्या अंतर है, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिएगा और ऊपर की ओर जो ऑल का ऑप्शन है उसे सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुँचे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।